हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, वैद्युत रसायन यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो वैद्युत रसायन में हमने शुरू कहाँ से किया था कि वैद्युत रसायन होता क्या है। तो आपने बोला केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसमें हम केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं, या फिर आपका केमिकल एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जिसके अंतर्गत हमने स्टार्ट किया था वैद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, जिसको आपने गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल भी नाम दिया। देन हमने उसका एक एग्जाम्पल देखा, डेनियल सेल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सेल के बारे में पूरा पढ़ने के बाद हमने नेंसर्ट या नर्स्ट इक्वेशन जिसे कहते हैं वो हमने डिराइव की थी यहाँ पर। आज के सेशन में एक बार हम पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की। वैद्युत रसायन में हमने क्या बोला, जो हमारे यहाँ पर केमिकल एनर्जी है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, उसका कन्वर्जन किस में देख रहे थे हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देख रहे थे। बोले तो किस तरह से देख रहे थे? आपने बोला मैम हमारे पास, आपके पास सेल फोन हैं, हमारे फोन क्या होते हैं, एक बार डिस्चार्ज होते हैं जब हम उनको यूज करते हैं, और एक बार आपके क्या होते हैं, उसको हम चार्ज करते हैं दोबारा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जब आप चार्ज कर रहे हैं तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और जब भी आप उसको चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यानी कि तभी भी आपका कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का। ओके, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहीं पर हमने केमिकल एनर्जी या सेल के अंतर्गत क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और वो रासायनिक अभिक्रियाओं से आपका क्या बनता है, वैद्युत ऊर्जा वहां पर उत्पन्न होती है। यही आप किसके अंतर्गत पढ़ रहे थे, वैद्युत रासायनिक सेल के अंदर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। आपने क्या बोला, वैद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारा क्या हो रहा है, सेल के अंतर्गत कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको आप कहते हैं, ठीक है ना। और ये रासायनिक अभिक्रियाओं से आपका क्या होता है, वहां पर वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल वैद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा भी जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम चेंज पढ़ रहे थे, कन्वर्ट होना पढ़ रहे थे, कैसे केमिकल रिएक्शन आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर एक डेनियल सेल बोला। क्या बोला? ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वैद्युत रासायनिक सेल है, इसी को आपने क्या बोला था बच्चे, गैल्वेनिक सेल भी बोला था, और इसी को क्या बोला था, वोल्टेक या वोल्टेक सेल भी आपने इसको नाम दिया था, ठीक है ना। देन आपने इसका एक एग्जांपल देखा था जिसको हम क्या कह रहे थे, डेनियल सेल या डेनियल सेल जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है कि कोई तो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बनाया होगा और उनके नाम पर ये सेल को नाम दे दिया गया डेनियल सेल, ओके ना। तो हमने डेनियल सेल में कितनी चीजें पढ़ी, कोई मुझे बताएगा डेनियल सेल के बारे में कि डेनियल सेल में क्या क्या था? एनीवन? हैंड रेस करो, किसको आंसर करना है, डेनियल सेल के बारे में बताइए। जिस डेनियल सेल को हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, हमने क्या बोला, हम लोग इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड किस प्रकार बनाई जाती है, आप धातु की एक छड़ ले रहे हैं, रॉड ले रहे हैं, और उसको उसी के वैद्युत अपघट्य में या उसी के विलयन में डुबो कर रख रहे हैं, ठीक है ना। आपने क्या किया था, आपने लिया था यहाँ पर जिंक की छड़ को, और यहाँ पर जिंक के ही एक विलियन में डुबो कर रखा था, ठीक है ना। ये क्या थी आपकी यहाँ पर, जिंक की आपने बोला छड़ है, और ये विलियन क्या था, जिंक का ही विलियन है जिसको आप ZnSO4 बोल रहे हैं, ठीक है ना। देन आपने क्या किया, एक और इलेक्ट्रोड बनाई आपने, ठीक है ना, ये आपका कॉपर है, और इसको आपने कॉपर के ही सोल्यूशन CuSO4 में डुबो करके रखा, ठीक है ना। फिर आपने बोला इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसमें, ठीक है, वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, इन दोनों वैद्युत अपघट्टों के विलयन को हम एक सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ लेंगे। क्या है ये आपका एक सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, जिसमें आपने बोला कोई तो ऐसा हम लवण डालेंगे जिसमें उसके जो आयन होंगे वो समान रूप से गतिशील हो,
ठीक है ना। तो आपने KCl यहाँ पर ले लिया। अभी होता क्या है यहाँ पर, जिंक आपका कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु थी, ठीक है। आपने क्या बोला, हमने पढ़ा है सक्रियता श्रेणी में, हमने देखा है कि जिंक जो है हमारी वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो जिंक यहाँ पर क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी। क्या करेगी, ऑक्सीडेशन होगा जिंक पर, ठीक है। और इस कॉपर पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है जनरली उस पर ऑक्सीडेशन यानी उपचयन या ऑक्सीकरण जिसे आप कहते हैं वो होता है, ठीक है ना। एंड जो कम अभिक्रियाशील है इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में ये कम है तो इस पर क्या होगा, रिडक्शन यानी कि अपचयन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने आपको सबसे पहले बताया था, यानी कि होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ये जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, दान करेगा। जिंक था आपका सॉलिड स्टेट में था, जिंक की छड़ थी ना, इसने क्या किया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके Zn2 पॉजिटिव आयन आपका यहाँ पर बना, ठीक है। और इसी प्रकार से आपने क्या कहा, कॉपर की छड़ पर क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव, जो यहाँ CuSO4 से आया था वो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा आपका Cu कॉपर बनाएगा, सॉलिड स्टेट में देख रहे हैं आप लोग, जो यहाँ डिपॉजिट होगा, ठीक है ना। इसीलिए आप क्या बोले थे, जिंक की छड़ का धीरे धीरे क्या हो रहा है वहां पर, जिंक की छड़ जो है वो आपका अपक्षय आप लोग बोलते हैं, या फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका जो भार है, वजन है, या फिर उसका जो आकार है, और इसका आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट हो रही है ना, कॉपर बन रही है, और यहाँ से तो कॉपर कहाँ जा रही है, सोल्यूशन में जा रही है, Zn2 पॉजिटिव। तो इस प्रकार से आपका डेनियल सेल का काम होता है। जब सेल आपका काम करना बंद कर देता है उस स्टेज में आपका ये सॉल्ट ब्रिज काम में आता है, ठीक है ना। तो पूरा इस तरह से हमने डेनियल सेल के बारे में कुछ पढ़ा था, इसी के बेसिस पर हम नर्स इक्वेशन को पढ़ रहे थे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। चलिए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर देख ली थी। ये आपका कुछ इस प्रकार का गैल्वेनिक सेल हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना, जिसमें आप जिंक से बनी, जिंक पर ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, यहाँ पर जिंक पर ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, और दूसरा जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको क्या कहा जा रहा है, एनोड आपका कहा जा रहा है, ठीक है ना। देन आपने बोला जो कॉपर है हमारी, कॉपर पर रिडक्शन चल रहा है और उसको कैथोड बोला जाएगा। एनोड हमारी कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, वही कैथोड हमारी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर है। ओके, इस प्रकार से आप इस डेनियल सेल को देख रहे थे। देन आपने एनोड और कैथोड में डिफरेंस देखा। सिंपल सी बात है, कैथोड आपकी कॉपर की बनी हुई है, कॉपर कैसा, वहां पर क्या हो रहा है, कॉपर पर रिडक्शन हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो कैथोड है उस पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और अपचयन का मतलब क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ओके, और दूसरा ये पॉजिटिव साइन इस पर है, तो डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन सिंस इलेक्ट्रॉन आर कंज्यूम्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पर आ रहे हैं। ठीक इसके विपरीत किस पर होगा, एनोड पर होगा, डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड फ्रॉम हेयर और लिबरेटेड हेयर। ओके, अ रिडक्शन रिएक्शन अकर्स इन द कैथोड ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, कैथोड पर क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन यानी अपचयन चल रहा है। ओके, और वहीं पर आपने क्या बोला, ऑक्सीडेशन चल रहा है हमारा किस पर, एनोड पर। और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द कैथोड। आपको पता है एनोड से, जिंक से वो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जा रहे हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट फ्रॉम दी एनोड, और एनोड से आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कैथोड की तरफ वो इलेक्ट्रॉन आपका जा रहे हैं। ओके, प्रिंसिपल हमने देखा था, पार्ट्स देखे थे गैल्वेनिक सेल के, सेल का ईएमएफ और सेल का हमने यहाँ पर सेल विभव, सेल पोटेंशियल निकालना सीखा था। देन नेंसर्ट या नर्स इक्वेशन जिसे आप लोग कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने नेंसर्ट इक्वेशन पढ़ी थी। नेंसर्ट इक्वेशन क्या कह रही थी, E इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेसी, और यहाँ पर आपका Q आ गया था पूरा, ठीक है ना। इस तरह से हमने देखा था। ये आपका डिराइव कहाँ से हुआ था, जहां पर हम आपने बोला कि हमने किसके बारे में पढ़ा है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है गिब्स एनर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है बच्चे, हमने पढ़ा है गिब्स एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। जिसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस निकाय द्वारा किया गया कार्य, या निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, ठीक है। यानी डेल्टा जी बेसिकली कार्य है। आपने क्या बोला, हमारे पास ये एनोड है
और दूसरी हमारे पास ये कैथोड है, ठीक है ना। एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यही तो बोला, इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलकर कैथोड की ओर जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, ठीक है। और ये कार्य बराबर क्या होता है आपका, कार्य बराबर आपने देखा है विभवांतर गुणा आवेश। क्या होता है, ये हमने पढ़ा है विभवांतर गुणा आवेश। अब बोले तो विभवांतर कहां से आया, आपने बोला एनोड से कैथोड पर इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज तभी तो मूव करेगा जब दोनों के विभवों में इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल था ना, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करके पढ़ रहे थे। तो उन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जब कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है, जिसको आप विभवों का अंतर विभवांतर कह रहे हैं, उसी के कारण इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, उस आवेश को उन दोनों विभवांतरों में, उन दोनों विभवों के अंतर में क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो उसको मूव कराने में आपका कार्य लग रहा है, ठीक है ना। अब ये विभवांतर क्या हो गया आपका, जिसको आप सेल विभव बोल देते हैं, जिसको आपने किससे, ई से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। इनटू आवेश कितना है, अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है ना। अब हम बोल रहे हैं यहां पर सपोज n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका एक जगह से, एक जगह यानी कि एनोड से कैथोड पर आपका जा रहे हैं। तो फिर अभी आप लोग क्या करेंगे, अभी यहां पर हम लोग देखेंगे कि n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश है कितना, ठीक है। पहले एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात कीजिए। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी पहले हम एक मोल के बारे में पढ़ लेते हैं। 1 मोल क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, एक मोल हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो उसमें कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल होता है। तो यानी इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो एक का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ये है ना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एक मोल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है। अब आप बोलेंगे एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इसमें क्या करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इतना कर देंगे। तो ये आपका 96487 के समथिंग आ जाता है। तो इसको राउंड ऑफ करके 96500, और आवेश की बात करें तो कूलम में लिखेंगे, और ये कूलम की इतनी वैल्यू होती है 1 फेराडे के इक्वल, ठीक है। कितने फेराडे के इक्वल, तो आपने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 फेराडे, क्लियर। और हम कितने ले जा रहे हैं, हम n मोल इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, समझ रहे हो, कितने ले जा रहे हैं, n मोल इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1s, और n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा बच्चे, यहां पर आप लिखेंगे n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश इज इक्वल टू n इंटू f, क्लियर। तो अब हमें वही बताना है कि n मोल इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड पर ले जाने पर कितना कार्य हुआ। तो विभवांतर जो उन इलेक्ट्रोडों के बीच सेल विभव था वो गुणा गया आवेश, तो कितना आवेश आया, NF, तो n इंटू एफ, ठीक है। तो यानी कि कार्य बराबर डेल्टा जी, तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाता है, NF, और ये कार्य हमने क्या बोला, ये होगा माइनस में, क्योंकि ये बताया गया है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, -NF, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल सेल विभव की बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस में, तो ई हमारा क्या हो जाता है, ई सेल हो जाता है, ठीक है। और अगर मानक परिस्थितियों पर हम लोग देखें, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर दें, तो वहां पर आपका डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, ठीक है। दो अभिक्रियाएं आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में जो आपका संबंध होता है उसको बताना है। तो वो संबंध क्या था आपका, हमने देखा था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, क्लियर। अब देखो,
अब यहां से डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का मान यहां रख दो, तो डेल्टा जी का मान माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट का मान माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों ओर माइनस एन एफ से भाग दे देंगे, तो क्या होगा आपका माइनस एन एफ ई सेल अपॉन माइनस एन एफ इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपॉन माइनस एन एफ प्लस आर टी अपॉन माइनस एन एफ एल एन क्यू। ठीक है, अब कैंसिल कर दीजिए, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ, माइनस एन एफ से माइनस। ठीक है ना, अब क्या बचा, आपका बचा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है, आर टी अपॉन माइनस एन एफ है तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। ठीक है, एल एन क्यू को अब लॉग क्यू में कन्वर्ट कीजिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303। ठीक है ना, यहां पर आप लिख लेंगे वी नो दैट एल एन क्यू इज इक्वल टू 2.303 लॉग क्यू। ठीक है ना, चलो तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। और ये वाली जो इक्वेशन, इसको आप क्या बोल रहे थे, नेंसर्ट नर्स इक्वेशन आप इसको ही कहते हैं। ठीक है ना, इसका उपयोग क्या है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, तो यहां से हम ई सेल सेल विभव जो है, ई नॉट सेल मानक परिस्थितियों में सेल विभव जो है वो उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है ना, इन सब का मान लिख लो, आर का मान लिख लो 8.314 और टेम्परेचर ले लो 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, एफ आपको पता ही है 9650 कूलम। तो इन सब की वैल्यू रखने पर क्या हो, कहा मैंने क्या क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 गैस कांस्टेंट है, 298 केल्विन टेम्परेचर है, अपॉन एन इंटू 96500 लॉग। ठीक है ना, तो इन सबको सॉल्व कर लो, आपका यहां पर इक्वेशन आ जाएगी एक नई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आप इस इक्वेशन को भी यूज कर, ओके। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या चाहिए, अगर ई सेल निकालना है तो ई नॉट सेल की वैल्यू चाहिए, और आपको ये तो पता ही होता है जब इलेक्ट्रोड और कैथोड आपको बताई गई है कौन सी धातु की बन रही है, तो एन का मान, एन का मान क्या है, जो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं या एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना, जो आपने डेनियल सेल के केस में कितना बोला कि एन का मान क्या होगा आपका यहाँ पर 2 होगा, क्यों, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है और वही 2 इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं, कॉपर के द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। देन यहां पर आपका Q क्या है, Q हमने क्या बोला, एक सिंपल सी कोई रिएक्शन है, सपोज ये रिएक्शन है। ठीक है ना, यहाँ पर ए बी सी डी जो स्मॉल लेटर्स में है वो आपका क्या था, रस समीकरण मितीय गुणांक स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट जिसको आप कहते हैं। ठीक है ना, वो था, और जो आपका ए बी है कैपिटल में वो आपका रिएक्टेंस है, और कैपिटल सी और कैपिटल डी आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो क्यू की वैल्यू आप लोग कैसे निकालते हैं, क्यू की वैल्यू आपकी आती है
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी प्रकार से लेते हैं हम लोग। दूसरा यहां पर क्या बताया गया, कॉन्सेंट्रेशन आपको सिर्फ उसकी लेनी है जो आपका एक्वस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में आपको दिखाई दे रहा है। सॉलिड स्टेट में अगर कुछ है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप लोग नहीं समझिए। जैसे हमने डैनियल सेल की बात की थी, किसके लिए, डैनियल सेल के लिए। ठीक है, डैनियल सेल के लिए आपने क्या बोला है यहां पर, जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है कॉपर को, और हमने डैनियल सेल के लिए यहां पर क्या बोला है, रिएक्शन। ठीक है ना, जिंक जो है सॉलिड स्टेट में है, वो Cu2 पॉजिटिव जो कि एक्वस स्टेट में है आपका, उससे रिएक्ट कर रहा है और इस प्रकार से क्या बना रहा है, Zn2 पॉजिटिव बना रहा है जो एक्वस में है, और वो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन जब भी आप लेंगे तो किस किस की लेंगे यहाँ पर, जो जो आपका एक्वस स्टेट में, तो ये दोनों रिएक्टेंट में, तो इसमें से सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन ली जाएगी क्योंकि एक्वस स्टेट में। देन ये दोनों प्रोडक्ट है, इनमें से सिर्फ इसकी ली जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका, Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसको लेंगे। तो आने वाले सेशन में इसको पढ़ के आएंगे एक बार, डैनियल सेल के लिए कैसे ई सेल का आप लोग वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। वैसे आपने ये कर लिया है पहले भी न्यूमेरिकल में, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में एक बार फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल पर हम लोगों ने बात की, साथ ही नेंसर्ट या नर्स्ट इक्वेशन जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका न्यूमेरिकल या फिर इक्वेशन पूछी जाती है, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना, बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ हम लोग आएंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।